Hello, welcome to my YouTube channel. This is Ajay Kumar, selected in 63rd BPSC with rank 13. As I have started this 71st BPSC Men's Special Series, in which I am sharing the strategies for different subjects. Yesterday I had shared the strategy regarding GS1. Today I will share द स्ट्रेटजी रिगार्डिंग GS2 कि GS2 में क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। इससे पहले कि जैसा कि पता है आपको कि बीपीएससी ने 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है, तो आप लोग आंसर चेक कर भी लिए होंगे। तो जिन भी लोगों का 80 प्लस के आसपास अगर आ रहा है तो वो लोग अब सीरियसली लग जाएं। जिन लोगों का अगर कम भी है तो वो लोग भी अभी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कि मेंस की ही तैयारी करें, क्योंकि अगले प्रीलिम्स में काफी समय है और जब तक आपकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं होगी तो प्रीलिम्स की तैयारी और प्रीलिम्स क्लियर कर लेने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रैंक है और आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो GS2 का सिलेबस है इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लें। जिस तरह से GS1 को 3 पार्ट में बांटा गया था, उसी तरह से GS2 को भी इसमें 3 पार्ट में डिवाइड बीपीएससी ने ही किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था। इसमें इसने डिटेल में बहुत शॉर्ट में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है जो हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड पार्ट में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल के बारे में है। और तीसरा दिया है द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब साइंस एंड टेक का पार्ट जो है, जो अप्लाइड पार्ट है। इसमें हम लोग अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन पॉलिटी में इसने सिर्फ एक लाइन में अपना सिलेबस दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं रखा है। दिस पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि बिहार का भी कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड रहेगा। अब यहां से आपको डिटेल में ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का क्या किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे आता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर वहां से आप उठाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट का एक तरह से समन्वय है, मिक्सिंग है, जिसमें कि जो हम लोग स्टैटिक पोर्शन में इंडियन पॉलिटी अगर डिफरेंट सोर्स से आप लोग पढ़ रहे होंगे, NCERT, लक्ष्मीकांत या जो भी बुक्स हैं, तो उसमें जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसका इन डेप्थ नॉलेज, स्टैटिक पोर्शन का इन डेप्थ नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। बिना इन डेप्थ नॉलेज का आप जो उसका अप्लाइड पार्ट है वो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी में, जैसा कि बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि 38 मार्क्स का पूछेगा और उसमें डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देगा, तो सभी पार्ट एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछता है, तो जैसा कि लास्ट ईयर का मैं मेंस का क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें इसने आर्टिकल 32 के बारे में उसका अप्लाइड पार्ट पूछ रखा है। उसी प्रकार से जो दूसरा नोट्स है वो किसी अलग चीज के बारे में। तो कभी कभी एक क्वेश्चन रहेगा, उसका पार्ट रिलेटेड रहेगा, कभी रिलेटेड नहीं भी रहेगा, और उसमें स्टैटिक और जो डायनामिक पार्ट है, करंट अफेयर्स पार्ट है पॉलिटी का, उसका एक मिक्सिंग रहेगा, उसका एक समन्वय उसमें रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप जो भी स्टैटिक बुक कवर करते हैं, उसमें आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या फिर दूसरी बुक पढ़ रहे हो, तो जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से स्टैटिक पोर्शन उसका कवर कर लें। और उसके बाद जो उसका अप्लाइड पार्ट है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, करंट अफेयर्स में कई सारी चीजें अभी चल रही है। जैसे कि अभी अगर हम लोग अभी वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का जैसे इलेक्शन हुआ अभी, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिक पार्ट में कौन सा आर्टिकल जो है इसके इलेक्शन के बारे में चर्चा करता है, बताता है, कौन सा जो है इनको रिमूवल के बारे में चर्चा करता है, उनका क्या कार्य है, फंक्शंस है, एवरीथिंग जो है वो आपको इन डेप्थ में पता होना चाहिए। उसके बाद जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में, उनका पावर जो है कितना सिर्फ राष्ट्रपति की तरह ही उसका पावर है या प्राइम मिनिस्टर की तरह जो है उसका कुछ जेन्युइन पावर है, जो अपना वो पावर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपको इन डेप्थ में पता होनी चाहिए, और जो इस बार के करंट अफेयर्स के लिए काफी जरूरी हो जाता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया था। उसी तरह से आपको
बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जब पॉलिटी में आएंगे तो यहाँ भी चूंकि एज इट इज होता है, जो भी आर्टिकल और वहां पे उसके बारे में बताता है, डिफरेंट आर्टिकल जो है, लेकिन उसका जो कंटेंट होता है, जिस चीज के रिलेटेड सेंटर में जो स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे होता है। यहाँ पे बस विधानसभा और विधान परिषद ये डिफर कर जाता है, जैसे वहां पे लोकसभा और राज्यसभा है, तो यहाँ पे किस तरह का दोनों का पावर है वो देख लेना पड़ेगा। करंट अफेयर्स जो अभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, तो उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका कवर जो करता है वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के बारे में करता है। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी देख लेंगे। तो अब इसमें है कि इसके अगर डिटेल में जाएंगे तो इसमें भी 2 लाइन में एक सिलेबस दे रखा है कि क्वेश्चन पर्टेनिंग टू इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्वेश्चंस विल बी पुट ऑन द प्लानिंग ऑफ इंडिया एंड द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। मीन्स इसने सिर्फ एक तरह से बुक का नाम दे दिया और इसने इसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जैसे यूपीएससी एक डिस्क्रिप्टिव वे में देता है, बीपीएससी ने इस तरह का कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखा है। तो अब बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में अब ये जरूरी हो जाता है कि आपको इकोनॉमी का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज के बिना आप जो उसका करंट पार्ट है उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसी तरह से ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ज्योग्राफी में हालांकि करंट अफेयर्स उस तरह से वेटेज नहीं रखता है, उसमें स्टैटिक पोर्शन ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं और चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ज्योग्राफी का जो पार्ट आएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में स्टैटिक होता है, लेकिन आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएंगे, सोशल ज्योग्राफी में आएंगे, तो यहाँ भी इसका करंट पार्ट जो है काफी रिलेवेंट हो जाता है। और हालांकि इकोनॉमी और ज्योग्राफी काफी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिलेशन आप इकोनॉमी से भी आप इजीली कर सकते हैं, कुछ दूसरे सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी के साथ उसका कुछ ज्यादा ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा पार्ट जो है उसका होता है। तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज उसके होने के साथ साथ जो अभी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज चल रही है, या फिर कोई इसमें हो सकता है कि कोई रिपोर्ट हो, कोई सेंसस के बारे में चीजें हो, या फिर कुछ इस तरह की बातें हो जो कि अभी करंट अफेयर्स 1-2 साल में हुआ हो, तो उन सभी चीजों को जब आप कोई मंथली कंपाइलेशन किसी मैगजीन का देखेंगे या आप रेगुलर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर के भी माध्यम से, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से चीजें जो है अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स में चल रहा है और उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो किस किस तरह का टॉपिक इसमें किया जा सकता है, उसकी तैयारी भी कैसे करें उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तीसरा पार्ट आ जाता है साइंस एंड टेक का अप्लाइड पार्ट। मींस जैसे आप लोग प्रीलिम्स में देख रहे थे कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, वो जनरल साइंस नाम से वहां सिलेबस। यहाँ इसने दिया है रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये वहां पे आपको सीधा ये उससे रिलेट नहीं करेगा, यहाँ पे साइंस एंड टेक का अप्लाइड पार्ट से पूछा जाएगा। जैसे इसरो या फिर कोई दूसरी संस्था है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसका जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इम्पैक्ट होगा। वो हम लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल इसमें है कि साइंस एंड टेक से पूछते हैं। हाँ, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो लेंगे कि जैसे मैथ्स का वहां पे 72 मार्क्स का जो है ये था 36 into 2 करके, यहाँ भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 2 ही करना रहेगा साइंस एंड टेक का, और दोनों का वेटेज 36 का होगा। 36 के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में वो लोग तोड़ते हैं, तो उस तरह से हर पार्ट जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। इसलिए साइंस एंड टेक अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे वहां से एक आप आइडिया ले सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कोचिंग का सोर्स आपके पास हो सकता है तो वहां से आप साइंस एंड टेक में जो रिलेवेंट पार्ट है, जो करंट अफेयर से भी कनेक्टेड हो या फिर किसी संस्था से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, जैसा कि मैंने इसरो के बारे में बताया, या फिर अन्य जो संस्थाएं हो सकती है, या फिर जो हम लोग साइंस एंड टेक पार्ट में जो डिफरेंट स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं वहां से हो सकता है, उसका कोरिलेशन अभी करंट अफेयर से क्या हो सकता है, तो वो देख लेंगे। जैसे इसमें लिखा भी है, इन द थर्ड पार्ट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड बिहार इम्फेसिस। बिहार इम्फेसिस तो हमेशा रहेगा। इनफैक्ट आपके क्वेश्चन में अगर लगता है पॉलिटी का, ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन पूछा है और उसमें बिहार कॉन्टेक्स्ट नहीं भी दिया है और बिहार कॉन्टेक्स्ट वहां हो सकता है, तो जरूर वहां पे लिखिए, एक एक्स्ट्रा वेटेज आपको उससे मिल जाता है।
अब हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में, जैसा कल भी चर्चा किया था, इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाया जा सकता है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो आप 10 इयर्स का क्वेश्चंस देख लीजिए, सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि यहां मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किया था, उस तरह से डिवाइड करके उसका एक बार आप एनालाइज कर लें। पार्ट 1 में जैसे कि यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड है, पार्ट 2 में आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और पार्ट 3 में साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो पिछले 10 साल का जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहां से भी कई सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। और हालांकि ये पार्ट फर्स्ट पार्ट की तुलना में काफी डायनामिक है। इसमें आप ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि स्टैटिक में अगर ये प्रीवियस ईयर पूछा है या उससे प्रीवियस ईयर आया है तो वो होगा। इसलिए इसमें आपको ओवरऑल इन डेप्थ नॉलेज, स्टैटिक पार्ट अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स होना ही होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसमें भी 10 ईयर के जब आप क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो कई सारे टॉपिक्स आपको यहां से मिल सकते हैं, जो कि उसका एक होता है कि नॉर्मली पूछता है, एक फेवरेट टॉपिक्स उसको कह सकते हैं। तो वहां से प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक हो सकता है जो नहीं पूछा है या बहुत शॉर्ट नोट्स में कहीं पूछा हुआ है, 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, इस तरह से उसको भी आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको ओवरऑल जो होगा पूरा क्वेश्चन 38 मार्क्स या 36 मार्क्स का होता है। तो किसी भी जो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, ब्रॉडर टॉपिक हो, या आपको लगता है छोटा भी टॉपिक है, तो उसको इस तरह से प्रिपेयर करें कि अगर उसमें 38 मार्क्स या 36 मार्क्स का भी आता है तो उस तरह से आप उसको लिख पाए 3-4 पार्ट में डिवाइड करके। पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें जब भी आप आंसर लिखें तो करंट अफेयर्स जरूर डालें। तो लगेगा कि ये आपका स्टैटिक पार्ट है, कोई भी पार्ट अगर पूछ दिया, एक अभी हम लोग एग्जांपल देके देखेंगे, इसमें करंट जरूर इंक्लूड कीजिए। उसका जो करंट अफेयर से कोरिलेशन है, वर्तमान में क्या चल रहा है, उसको आप जरूर डाल सकते हैं। इसमें हर तीनों में, पॉलिटी में, साइंस टेक में, या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, इसमें तीनों में संभावना रहता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो डायरेक्ट नहीं भी पूछ रहा है तो करंट अफेयर्स, अप्लाइड पार्ट या जो क्या चीज चल रहा है उससे रिलेटेड वो जरूर डालिए। जैसा कि अगर आपको पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पूछता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो जो अभी वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको आप जरूर उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक चीज जिसे ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म इसमें नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करने का मतलब हो जाता है कि आप इस सिस्टम में डायरेक्ट वो नहीं करते, तो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। और इस प्रकार से होगा कि आपको ये लगे कि आप जो है किसी भी गवर्नमेंट के इंटेंशन पे, उस पे आप सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप जो है एक अपना न्यूट्रल वे में देंगे। अगर क्रिटिसिज्म करते भी हैं तो फिर उसका पॉजिटिव चीज भी जरूर हाईलाइट वहां पे आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज इसमें ये ध्यान रखेंगे टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें आपको है कि पहले था कि जो पार्ट 1 जो GS 1 का था उसमें कई स्टैटिक पोर्शन की तैयारी आप इस तरह से कर लेते हैं कि आपको वहां पे ज्यादा सोचने की या फिर वो कर स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो आपको पहले से तैयार होता है। GS 1 के ठीक विपरीत GS 2 चूंकि काफी डायनामिक है, इसमें आपकी तैयारी हो सकता है कि कुछ पार्ट एक ही क्वेश्चन में, कुछ पार्ट आपने कहीं और पढ़ा है, दूसरा पार्ट कहीं और पढ़ा, एक साथ आपने उसका तैयारी नहीं किया है, लेकिन वहां पे चूंकि आपको स्ट्रक्चर करना होगा तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखेंगे। कई सारे बच्चों का इसमें छूट जाता है आंसर करना, इसीलिए सभी पार्ट को विद इन टाइम आप पहले से प्रैक्टिस करें, 5-10 बार करें, जिससे कि आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट करने में इशू ना हो। अब हम लोग एक एग्जांपल के लिए प्रीवियस ईयर जो है 70th बीपीएससी का, 70वीं बीपीएससी मेंस का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो कहां तक उसमें आपको सही लग रहा है। तो ये है 70वीं बीपीएससी का GS 2 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो एक एक करके हम लोग इसका पार्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन 1 में चलते हैं, जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। इंडियन पॉलिटी में जैसे पहला क्वेश्चन 38 मार्क्स का, नॉर्मली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 38 मार्क्स का होता है। पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, 8-8 या कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का, लेकिन ओवरऑल है क्वेश्चन 38 मार्क्स। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। अब जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको आर्टिकल 32 के बारे में नहीं पता है तो इसमें आप कुछ लिख ही नहीं पाए।
आपको इसमें रीट्स एंड इत्यादि के बारे में जो हेबियस कॉर्पस, सर्सियरी और ये सब चीज अगर आपको अच्छे से कवर है तो उस चीज का एक्सप्लेन करते हुए आप अच्छे से ये शो कर सकते हैं कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को ये आर्टिकल 32 जो है प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर कराता है, एग्जीक्यूट कराता है। तो इस चीजों को आपको अच्छे लिखने के लिए इसका स्टैटिक पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट देखते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, एनालाइज द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो इस चीज में आपको यहाँ पे आप ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अप्लाइड पार्ट को अगर करंट अफेयर से रिलेट पढ़ते हैं तो उससे आप रिलेट करके लिख सकते हैं। सी में है, इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज no more social phenomena, rather it is a political phenomena. Do you agree with this statement? Analyze and give reasons to support your answer. जैसे कि अब इसमें कह रहा है कि कास्ट जो है कोई सोशल फिनोमेना नहीं है, रेदर इट इज ए पॉलिटिकल फिनोमेना। वोटिंग होता है, कुछ होता है, लोग जो है कास्ट बेस पे करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा है। उसको आप इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें एक बैलेंस्ड आंसर लगे, ऐसा ना लगे कि आप एक जो है अप्रोच लेके चल रहे हैं। फिर व्हाट इज कोलिजियम, यहाँ जुडिशियरी से फिर इसने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। वाई इज इट एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस। अगर आप करंट अफेयर से लगातार हैं तो कोलिजियम जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है कोलिजियम सिस्टम से होता है, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। अभी रिसेंटली जो इसके बारे में जो गवर्नमेंट ने बिल लाया था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इन सब चीजों को जब तक आप करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। करंट अफेयर्स प्लस उसका स्टैटिक नॉलेज होना ही होना चाहिए, फिर आप अच्छे से इसमें लिख पाएंगे। उस तरह से इसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है। और बिहार का कॉन्टेक्स्ट जो है जहां भी आपको लग सकता है वहां पे आप जरूर लेंगे। सेकेंड पार्ट में है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, हैज द कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया, गिव रीजंस। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है यूपीएससी हर बार बीपीएससी जो है हर बार पूछता है। तो इसमें इस तरह की चीजें जो है, कुछ तो आप कंटेंट पहले से अपना तैयार रखें, कुछ आप करंट अफेयर से है तो वहां पे आप अच्छे से स्ट्रक्चर करके इसको लिख सकते हैं। इसमें है कि सीधा सीधा आप पहले से आपका कोई भी टॉपिक जो है इस तरह से नहीं रहेगा कि 38 मार्क्स का एकदम एग्जैक्टली आपने जो तैयार किया वहीं से पूछा। इसमें कई सारे पार्ट वाइज मिक्स करेंगे। आपने जो भी तैयारी किया है उसको भी बहुत ही स्मार्टली उसको मिक्स करके इसमें लिखना होगा। आर्टिकल 37 के भी बारे में यहाँ पे पूछा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक एवं संवैधानिक परिवर्तनों के निबंध लिखिए। पहले कैसा था और 370 आने के बाद अभी क्या स्ट्रक्चर है उसका, जो है विधानसभा का, गवर्नर का, या ये जो है अगर आपको इसके बारे में एक जो फुल फ्लेज्ड स्टेट होता है और एक जो टेरिटरी यूनियन टेरिटरी होती है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर, अगर ये पता होगा तो आप इजिली इसमें लिख सकते हैं। तो अब डायरेक्ट 370 के बारे में आपको नहीं भी पता लेकिन उस तरह का है तो वहां पे आपको रिलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट ज्योग्राफी और इकोनॉमी का है। जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि मिक्स होता है स्टैटिक और डायनेमिक का। तो कुछ क्वेश्चंस जो ए है उसमें ABCD करके दिया हुआ है। एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद देयर स्पेशल स्प्रेड। नेक्स्ट है, डिस्कस द इन्वायरमेंटल and economic benefits of mangrove forest cover along the Indian coast with example। प्योर स्टैटिक है, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हैं तो उसको लिख सकते हैं। What are the suitable geographical conditions for the cultivation of major types of millets in India? Explain with examples। तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए इंडियन मैप में कि मिलेट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बाद वहां पे रेनफॉल कितना होना चाहिए, उस वहां पे मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। इस तरह का अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। हाँ, जहां पे आपको लगता है कि इसमें मैप डाला जा सकता है तो इसमें जो है मैप आप यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी पार्ट में जहां भी रिलेवेंट आपको लगे आप मैप का जो है यूज कर सकते हैं। फिर डी में है उसी तरह से, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशंस सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मखाना। मखाना जो है 90% ऐसा कहा जाता है कि बिहार में ही मखाना का प्रोडक्शन होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मखाना टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक कहने का मतलब था कि स्टैटिक और डायनेमिक का काफी अच्छा मिक्सचर है जिसमें कि डायनेमिक का वेटेज ज्यादा होता है GS2 में, तो उसको अच्छे से देख लेंगे। GS1 में आपका बना बनाया आंसर रहता है वो आप इजिली लिखते हैं, लेकिन GS2 में काफी डायनेमिक है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा, लिखना होगा और कुछ स्ट्रक्चर करके इमीडिएट आप जो है 1-2 मिनट स्ट्रक्चर के लिए ले सकते हैं। क्योंकि 38 मार्क्स का है, पता चला आपने पूरा आंसर लिख दिया और आपने समझा ही नहीं, तो फिर वहां पे आप गलत होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। थर्ड पार्ट जो है इसका, जिसमें साइंस एंड टेक का अप्लाइड पार्ट पूछता है। तो जैसे पहला एग्जाम एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन
हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। इसमें साइंस एंड टेक का जो एग्रीकल्चर में है उसका क्या यूज है, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, फूड प्रिजर्वेशन उसका क्या यूज है, उसके बारे में पूछा है। बी है व्हाट इज साइबर क्राइम, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू मिनिमाइज सच क्राइम्स। तो साइबर क्राइम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है साइंस एंड टेक का, इसको आप किए हुए हैं। उसी तरह से इंटरनेट, अभी एआई, ये सभी है, इससे रिलेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब है कि इससे रिलेटेड क्या क्या और टॉपिक्स हो सकते हैं जिसको अभी आपको प्रिपेयर कर लेना हो। एआई है और भी आईओटी है, ये सबका अच्छे से प्रिपरेशन पहले से आप लोग कर लेंगे। We need science and technology in every sphere of life, beginning from the treatment of diseases such as cancer to book a train or air ticket, justify the statement। हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन और हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक का जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट एरिया में क्या क्या यूज हो सकता है, उसकी आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्पेस, डिफेंस, इस तरह से जो 8-10 सेक्टर हो सकते हैं कर लेंगे तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। उसमें है कि थोड़ा सा उसका डेप्थ में नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर सीधा पूछा है व्हाट इज स्टेम एजुकेशन, describe how it is helpful in providing quality education in different regions of Bihar। यहाँ भी बिहार का कॉन्टेक्स्ट डाल दिया है, to prepare students for the future workforce। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द ड्रोन टेक्नोलॉजी। मींस साइंस एंड टेक का जो भी आप यूपीएससी के लिए अगर आप सिलेबस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहां से कई सारा आपको हेल्प मिल जाएगा, उस टॉपिक को आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से जो मिशंस होते हैं इसरो का, हमें लगता है कि हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। मिशंस में जो रिसेंट मिशंस है अगर इसरो का या जो प्लान्ड है उसका आप अच्छे से तैयारी कर लें। पहले से आज जो हुआ है उसका अप्लाइड पार्ट देख लें। इसमें जैसे पूछा है कि डिस्कस हाउ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान हैव इनहेंस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम ग्लोबली। ऑल्सो मेंशन हाउ दीज स्पेस missions are helpful in sectors like agriculture, disaster management and urban planning। तो अगर आप साइंस टेक का यूज एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग में किए हैं तो वहां से आपको रिलेट करके चंद्रयान और महायान का भी एंगल डाल के आप लिख सकते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स में साइंस एंड टेक का क्या अप्लाइड पार्ट में क्या यूज होता है उसको अच्छे से तैयारी करिए। उसमें कई सारे फैक्ट्स भी रहते हैं, अगर मिशंस के बारे में है उसको तैयारी कीजिए। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से पहले से नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको उस दिन काफी आसानी होगी। आप इजिली जो है वहां पे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं पीछे रफ पेज में, और फिर उसके बाद आंसर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जरूर 1-2 मिनट स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तैयार करने से होगा कि आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार आप अच्छे से सोच लिए हैं, 2-3 पॉइंट्स पीछे लिख लिए, उसी के हिसाब से आपको अच्छे से उसमें लिखना होगा। तो काफी अप्लाइड पार्ट है, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। फिर हम लोग ऐसे, और हालांकि ऑप्शनल तो अब काफी उतना रिलेवेंट नहीं रहा, जो कि सही भी है, किसी भी साल ज्यादा और ये कम होता था, तो उस पर भी मैं वीडियो कवर करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।